दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने पूरी व्यवस्था को हिला के रख दिया। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बातें कही गई कि भारत में असमानता की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि हम अपने संवैधानिक आदर्शों की भी बात करें तो भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की बात है, समानता की बात है। और यदि हम DPSP को देखें तो आर्टिकल 39B और 39C में आय की असमानताओं को कम करने की बात है, धन के संकेंद्रीकरण को कम करने की बात है। लेकिन ये रिपोर्ट कुछ अलग ही कहती है। ठीक है, तो हम इस मुद्दे को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहले हम रिपोर्ट की बात करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में वो कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं जिनसे हमें थोड़ा सा सबक लेने की जरूरत है। सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि समानता की खाई इतनी भी ना बढ़े कि व्यवस्था ही चरमरा जाए। हम सबसे पहले इस रिपोर्ट के कुछ विशेष बिंदु देखेंगे, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। इस रिपोर्ट में किस किस विषय पे बात की गई है, किन किन विषयों को उठाया गया है। क्या इसमें लैंगिक असमानता की भी बात की गई है, सामाजिक असमान, जैसे केवल इसमें असमानता के तत्वों को ही नहीं दिखाया गया, यानी असमानता के जो बिंदु हैं उनको तो दिखाया ही गया है, इसके अलावा लैंगिक असमानता की भी बात की गई है कि किस तरीके से लैंगिक असमानता समाज में व्याप्त है, और साथ ही सामाजिक असमानता का भी जिक्र करेंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट में ही कुछ सुझाव दिए गए हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट में ही कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आखिर कौन से प्रयत्न करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं या फिर असमानता को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सरकार को वो कौन से कदम उठाने पड़ेंगे या उठाने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके बिंदुवार तरीके से जिक्र करते हैं हम इस रिपोर्ट का। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट को बेसिकली प्रकाशित किया गया है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के नाम से। ठीक है, पहली बात इसमें यह कही गई कि भारत के सबसे जो अमीर 1% आबादी है, 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% अधिक हिस्सा है, यानी 100 में से 40 संपत्ति केवल 1% लोगों के हाथ में है। अगली बात यह कही गई कि यदि हम और डेटा बढ़ाए, देश के 5% अमीर भारतीय 60% संपत्ति पे कब्जा जमाए हुए हैं। असमानता की खाई को देखिए आप। आर्टिकल 39C क्या कहता है, धन के संकेंद्रीकरण पर रोक का प्रयास करेगा राज्य। लेकिन यहां पे तो संकेंद्रीकरण इतने बड़े स्तर पे दिख रहा है कि यदि अभी उसको रोकने का काम या अभी उसमें सुधार के कार्य नहीं किए गए तो असमानता की खाई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों कहा गया कि 2012 से लेके 2021 के दौरान जो नीचे की आधी आबादी है, हम कह सकते हैं कि जो 50% आबादी है, उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी मात्र 3% है। यानी नीचे की 50% आबादी की संपत्ति में हिस्सेदारी मात्र 3% है। इसे यदि सरल भाषा में कहें तो 100 रुपए में से मात्र 3 रुपए उसके हिस्से में आते हैं, 50% आबादी के हिस्से में। साथ ही कहा गया कि जो सबसे धनी 21 भारतीय हैं, उनके पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। आप इन डेटास का यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, अपने एसे में, सोशल जस्टिस में। बेसिकली ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, 21 भारतीयों की संपत्ति 70 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा, अपने आप में असमानता का एक हम ये कह सकते हैं विकृत रूप है ये। ठीक है, इसके साथ और कहा गया कि भाई अरबपतियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन गरीबों की संख्या तो कम से कम ना बढ़े। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देखो भाई, अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2020 में 102 अरबपति थे लगभग, और 2022 में ये लगभग 162 हो गए। लेकिन विडंबना क्या है,
विडंबना यह है कि इन अरबपतियों के साथ गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि अभी हाल ही में कोई नए डाटा नीति आयोग या सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि गरीबों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये कहते हैं कि 2012 से लेके 21 तक, यानी इन लगभग 9-10 सालों में जो भी धन सृजन हुआ है उसमें, मतलब मान लीजिए 100 रुपए पैदा हुए इन 10 सालों में, इस 100 रुपए में से 40% यानी 40 रुपए 1% लोगों के पास गई। यानी जो नई संपत्ति का सृजन हुआ, इस संपत्ति में भी 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई। 100 सबसे अमीर भारतीय, सबसे अमीर जो 100 भारतीय हैं, उनकी यदि टोटल संपत्ति की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग 660 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट आती है। और 660 बिलियन डॉलर यदि सरकार के पास हो ना, तो सरकार 18 महीने तक अपना बजट चला सकती है। इतना पैसा है 100 भारतीयों के पास। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भाई कोविड आया, महामारी का प्रकोप बहुत नकारात्मक असर डाला लोगों के जीवन पे, लेकिन अमीर भारतीयों के जीवन पे कुछ खासा असर इसका नहीं दिखाई देता। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट कहती है कि कोविड के बाद से भारत के जो 10 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी संपत्ति में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। 32% वृद्धि हुई है उनकी संपत्ति में। एक एग्जाम्पल तो आप ले ही सकते हैं, अडानी साहब, उनकी संपत्ति में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई, 800 गुना वृद्धि। ठीक है, तो असमानता को दर्शाती है ये रिपोर्ट। ये डेटाज आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। साथ ही इस रिपोर्ट में केवल आर्थिक असमानता की बात ही नहीं की गई है कि भाई आर्थिक तौर पे असमानता आई है, वो तो हमने डेटाज देख लिया। इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता की भी बात की गई और ये कहा गया कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में मान लीजिए एक पुरुष को 1 रुपया मिलता है काम करने के बदले, यदि हम महिला की बात करें ना, तो महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे मिलते हैं। यानी समान कार्य के लिए भी पुरुष को यदि 1 रुपया मिल रहा है तो महिला को उसकी तुलना में 63 पैसे मिल रहे हैं। यानी आर्थिक आधार पे भी लैंगिक असमानता हमको दिखती है। अन्य आधारों पे तो लैंगिक असमानताएं हमको दिखती हैं। हम उसका जिक्र सोशल जस्टिस जब हम पढ़ेंगे, सोशल इश्यूज पढ़ेंगे तो डिटेल से करेंगे, लेकिन आर्थिक आधार पे भी आज की डेट में भी हमें बड़े स्तर पे असमानता देखने को मिलती है। इसके अलावा इस लैंगिक असमानता के साथ ही इन्होंने जिक्र किया सामाजिक असमानता का। सामाजिक असमानता की क्या स्थिति है भाई? ये कहा कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियों को फॉलो किया जा रहा है जो अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो हाशिए पे रहने वाले समुदाय हैं, जैसे महिलाएं हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं, वो पीड़ित हैं। इनका जीवन दिन पे दिन क्या हो रहा है, दूभर होता जा रहा है। इनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। इनके पास बेसिकली संसाधनों की कमी है। इनके विकास के लिए सरकार को और अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए, सरकारें कर भी रही हैं, लेकिन वास्तव में उन योजनाओं का लाभ इन वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है, या जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इस सामाजिक असमानता में एक बात और इस रिपोर्ट में कही गई है कि भारत की यदि बात करें ना, अमीरों की तुलना में गरीब असमान रूप से उच्च करों का भुगतान कर रहे हैं। इसे मैं डेटा के माध्यम से आपको बताऊंगी, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि भाई गरीब ज्यादा कर कैसे दे रहे हैं अमीरों की तुलना में। यहां पे एक छोटा सा डेटा मैं अभी यदि आपको बता दूं, यदि हम साल 2022 की बात करें ना, तो साल 2022 में 50% आबादी को 2/3 जीएसटी देना पड़ा। यानी टोटल जीएसटी का 2/3 50% आबादी ने दिया है। वहीं यदि 10% अमीरों की बात करें तो इन 10% अमीरों ने टोटल जीएसटी का केवल 3 से 4% दिया। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई गरीबों के ऊपर टैक्स का भार ज्यादा है। आप 50% आबादी से 2/3 जीएसटी वसूल रहे हो,
जबकि 10% जो अमीर भारतीय हैं उनसे मात्र 4% जीएसटी वसूल रहे हो। कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो असमानता है ऊपर से, और हमारे ऊपर आप अतिरिक्त टैक्सेस लगा रहे हो। हमारे ऊपर लोन का भार है और अमीरों के लोन आप माफ कर रहे हो। तो इस तरीके की नीतियों से तो नहीं चलेगा ना। आपको अपनी नीतियों में बुनियादी तौर पे परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि असमानता की खाई इतनी ना बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार यदि संविधान ने दिया है तो उसका व्यवहारिक तौर पे भी पालन होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इस रिपोर्ट की कुछ डिटेल्स जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके साथ ही लैंगिक असमानता की बात की है, सामाजिक असमानता की बात की है। अब हम ये देखेंगे और इस रिपोर्ट में ये बताया कि जो सरकारी नीतियां हैं ये कहां तक जिम्मेदार हैं इस असमानता की खाई को बढ़ाने में। तो हम कुछ सरकारी नीतियों का जिक्र करेंगे ताकि हमें यह पता रहे कि आखिर सरकारें कहां तक जिम्मेदार हैं। तो यदि हम बात करें जैसे 2019 में सरकार एक लॉ लेके आई, मतलब जब बजट पेश किया सरकार ने, कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 30% देना होता था कंपनियों को, इस कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के क्या कर दिया, 22% कर दिया। ठीक है जी, और क्या किया, न केवल 22% बल्कि एक और व्यवस्था कर दी थी 2019 के बजट में कि जो नई कंपनियां हैं ना उनको केवल 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना है। ठीक है, आपने 30% से 22% कर दिया, नई कंपनियों के लिए 15% कर दिया। नई कंपनियों के लिए कुछ हद तक ये परिकल्पना जरूरी भी थी कि भाई विकास की मुख्य धारा में लोग शामिल होंगे, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, है ना, और उन स्टार्टअप्स का जो फायदा होगा वो आम लोगों को भी होगा, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य से ये कदम उठाया गया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका। इस रिपोर्ट ये रिपोर्ट तो कम से कम यही कहती है ना। ध्यान रखना, ये जो कदम 2019 में सरकार ने उठाया था इसका हानि ये हुई कि भारत सरकार के कर राजस्व में लगभग 16% की कमी आई थी। इससे 16% कम हुआ। और यदि हम डेटा की बात करें ना तो सरकार को लगभग 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था केवल इस स्टेप से। आप यदि 1.84 लाख करोड़ गरीबों की योजनाओं में लगाते तो शायद ज्यादा फायदा होता बड़े जनसमूह को, ऐसी जनसंख्या को जिसे आपके सपोर्ट की, जिसे आपकी संरक्षणवादी नीतियों की ज्यादा जरूरत है। यानी इस एक नीति से 1,84,000 करोड़ का नुकसान हो गया सरकार को। लेकिन जिस दीर्घ आयामी लाभ के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी, मतलब ये व्यवस्था की गई थी, वो लाभ भी नहीं मिला, रोजगार भी नहीं बढ़े, है ना, और लोगों का जीवन स्तर भी उतने बड़े स्तर पे नहीं सुधरा है। ये रिपोर्ट तो यही कहती है। इसके साथ ही अब सरकार को नुकसान की भरपाई तो करनी है। अब सरकार जब नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करेगी तो सरकार द्वारा क्या किया गया, जीएसटी में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है जी, जीएसटी में कर दी बढ़ोतरी, डीजल और पेट्रोल पर जो है उत्पाद शुल्क लगा दिए। अब मुझे ये बताइए, जब जीएसटी में बढ़ोतरी करेगी सरकार तो उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, गरीब जनता को भाई, क्योंकि बड़े स्तर पे जो गरीब जनसंख्या है उसे इस जीएसटी की बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। उसकी कमर टूटेगी इस जीएसटी की बढ़ोतरी से, क्योंकि जीएसटी तो सबको देना पड़ता है ना, एक अमीर को भी देना पड़ता है, एक गरीब को भी देना पड़ता है। पार्ले जी का बिस्किट जो मिलता है, अगर मुकेश अंबानी खरीदेंगे, अडानी खरीदेंगे, उनको भी मेरे ख्याल से आजकल 10 रुपए का मान लो, उनको भी 10 रुपए का ही मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पे बोरे में लिपटा पड़ा है, मतलब उसके सर पे छत भी नहीं है, उस व्यक्ति को भी वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में ही मिलेगा। यानी जीएसटी आप जो बढ़ा रहे हो वो ज्यादा नकारात्मक तौर पे किसको प्रभावित करेगा, गरीब जनसंख्या को। बात समझ में आई? तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही यदि हम बात करें
जब जीएसटी बढ़ा तो जो मैंने डेटा अभी बताया था, भारत की 50% गरीब आबादी को 10% अमीर आबादी से 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष कर देना पड़ा। और डेटा के तौर पे मैंने बताया लगभग 2/3 जीएसटी दिया है 50% गरीब आबादी ने। और यदि हम 10% अमीर आबादी की बात करें तो अमीर आबादी ने मात्र 3 से 4% जीएसटी दिया है। सरकार की नीति, मतलब एक तो वैसे ही असमानता और सरकार की नीतियों ने इस असमानता की खाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। 2 नीतियां दिखी सरकार की। अगली नीति की बात कर लेते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति नीति, यदि हम सितंबर 2022 का डेटा देखें तो शहरी मुद्रास्फीति हमको लगभग 7.27% दिखती है, जबकि इसी दौरान सितंबर 2022 में ही ग्रामीण मुद्रास्फीति 7.56% दिखती है। भाई तुलनात्मक तौर पे जो गांव की आबादी है वो शहरों की तुलना में जो इनकम है, गांव की जो इनकम है वो शहरों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी ग्रामीण आबादी को ज्यादा मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सरकार की इन नीतियों के परिणाम स्वरूप तो क्या हुआ, जब मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई हालांकि सबको प्रभावित करती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग तो बिल्कुल ही निपट जाता है महंगाई के आलम में। इस महंगाई से लड़ने के लिए, यानी इस मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, या बैंकिंग सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। रेपो रेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति लोन नहीं ले पाएगा, और जिन्होंने लोन ले रखा है उनकी किस्तें महंगा हो गई, उनकी ईएमआई अधिक हो गई। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जब रेपो दर में बढ़ोतरी की गई तो इस रेपो दर में बढ़ोतरी का भी नुकसान अंततः किसको हुआ, गरीब व्यक्ति को हुआ। उनकी ईएमआई बढ़ गई, लोन वसूलने के लिए उनकी कुर्की की जाने लगी। लेकिन अमीरों के साथ क्या कर रहे हो आप, अमीरों के साथ तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरीके से सरकार ने अमीरों के कर्ज माफ किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ईएमआई की अधिक दर। और यदि हम देखें एक डेटा, पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के लगभग 11 लाख करोड़ का एनपीए घोषित किया है अमीरों का, यानी अमीरों के लगभग 11 लाख करोड़ माफ किए हैं। ये 11 लाख करोड़ यदि जन कल्याणकारी कार्यों में लगते, यदि असमानता को दूर करने के कार्यों में लगते, यदि ऐसी नीतियों के निर्माण में लगते जिससे जो गरीब जनसंख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो शायद हो सकता था परिणाम कुछ ज्यादा सकारात्मक होता। तो सरकारी नीतियां काफी, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकारी नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार रही हैं। ध्यान रखिएगा कोविड के दौरान अमीरों के लाभ में लगभग 70% की वृद्धि हुई है, जबकि 84% आम घरों की आय में कमी हुई है। यदि हम अमीरों की बात करें ना तो 70% वृद्धि हुई, जबकि कोविड के दौरान आप लोगों को पता है क्या क्या स्थिति थी। पैदल लोग दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से अपने गांव में पलायन कर रहे थे, खाने को रोटी नहीं थी। जो लोग दिन प्रतिदिन मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं उन लोगों की विडंबना सोचिए आप। लेकिन उसी दौर में अमीरों के लाभ में 70% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स कहती है, ये सारे डेटाज रिपोर्ट बताती है, और साथ ही कहती है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सरकार की नीतियों को उन्होंने बकायदा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये कहा कि यदि हम ये देखेंगे कि भाई ये असमानता तो बढ़ गई, असमानता तो है, इस असमानता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। भैया असमानता है लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता ना, आपको असमानता को कम करना पड़ेगा, तभी जाके संविधान के आदर्श को हम पूरा कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई एक तो यदि हम भारत के शीर्ष सबसे धनी व्यक्तियों पे,
जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के, यदि उन व्यक्तियों पे हम 5%, केवल 5% कर लगा देना, तो हमें लगभग 1.4 लाख करोड़ प्राप्त हो सकते हैं, जो बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उसकी भरपाई कर सकती है। मतलब पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च केवल 10 अमीरों पे 5% टैक्स लगा के हम वसूल सकते हैं। तो इस तरीके के टैक्सेस की बात की है। उन्होंने कहा कि केवल इसी से काम नहीं चलेगा, अन्य जो बातें हैं कि भाई जैसे जो सामाजिक अवसंरचना है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन क्षेत्रों में सरकार को ज्यादा से ज्यादा योगदान करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जो शिक्षा है ना, उसके बजट आवंटन को जीडीपी का कम से कम 6% तक करना होगा। इस बात को समझिए, शिक्षा ना असमानता को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। यदि हम शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचा देना, तो हमारा जो भविष्य होगा कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। हमारा जो जनसांख्यिकी लाभांश होगा वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम होता है असमानता को कम करने का। तो आपको शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि उसका एक सकारात्मक प्रतिफल भविष्य में हमारे देश को मिल सके। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई शिक्षा पे कम से कम जीडीपी का 6% तक आप खर्च करो। इसके साथ ही 2025 तक हेल्थ सेक्टर पे आप जीडीपी का 2.5 तक वहन करो। जीडीपी का 2.5 कम से कम आप स्वास्थ्य पे दो। भाई आउट ऑफ पॉकेट व्यय किसका खर्च होता है? गरीबों का। सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए आप जाके। एक गरीब व्यक्ति को, अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि ऑपरेशन के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, इतनी क्यू है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये व्यवस्था समावेशी व्यवस्था तो है नहीं ना। आपको कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो गरीबों को देनी पड़ेंगी। तो जो सामाजिक अवसंरचना है उसके ऊपर आप खर्च कीजिए। और इसमें बकायदा बताया है कि शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% और हेल्थ के ऊपर आप कम से कम जीडीपी का 2.5% खर्च कीजिए। और एक बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण कीजिए, ताकि गरीबों के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट व्यय, यानी बहुत ज्यादा, जेब से ज्यादा, मतलब जितना उनकी जेब में पैसा है उससे ज्यादा बोझ ना पड़े, और प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं कम से कम मिले। इसके साथ ही अगला सजेशन इसमें दिया है गया है दोस्तों, विंडफॉल टैक्स का जिक्र किया है। इसमें ध्यान रखना, एक तो विंडफॉल टैक्स का जिक्र किया है, प्लस इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स होता है कि भाई यदि किसी कंपनी को अचानक से अप्रत्याशित लाभ हो जाए, जैसे अडानी है, कोविड में उनको कई गुना, मतलब कई 100 गुना लाभ हुआ, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगा देना विंडफॉल टैक्स होता है। कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें विंडफॉल टैक्स की व्यवस्था है। तो इस रिपोर्ट ने यह सजेशन दिया है कि विंडफॉल टैक्स की भी आप व्यवस्था कर सकते हैं असमानता को कम करने के लिए। साथ ही इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है विरासत, यानी यदि किसी के पिता अरबपति हैं, खरबपति हैं और विरासत में संपत्ति मिली है, तो उस विरासत के ऊपर भी कुछ इनहेरिटेंस टैक्स लग सकता है। तो इस तरीके के टैक्सेस की व्यवस्था कीजिए और उस टैक्स को गरीबों के उत्थान में लगाइए। ठीक है। इसके साथ ही निर्धन लोगों पे कर के बोझ को कम करो। भाई काहे कमर तोड़ रहे हो उनकी? एक तो वो वैसे ही प्रताड़ित है, ऊपर से आप करों के बोझ तले उनको दाब रहे हो। तो निर्धन लोगों पर कर के बोझ को आपको कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे कैसे कम होगा, तो भाई बोझ कैसे कम होगा निर्धन लोगों पर करों का? तो भाई एक तो जो आवश्यक वस्तुएं होती है ना, जो बुनियादी जीवन की वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसमें कमी करो, और विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाओ। मर्सिडीज पे बढ़ा दो। लोग हर तीसरे महीने में गाड़ियां बदलते हैं, है ना। जैसे ही नया आईफोन आया, पुराना आईफोन फेंको, नया आईफोन खरीदो। तो ये विलासिता की वस्तुएं हैं, इनके ऊपर आप लगा दो टैक्स। भाई क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति यदि हर 6ठे महीने में, हर साल में
1.5 लाख का फोन खरीद रहा है वो 2 लाख का खरीद लेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति की जो बुनियादी आवश्यकता की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर यदि आप कर लगाओगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए एक एक रुपए की वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये सारे सजेशन दिए हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा, क्या देखा, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी के जो डेटास दिए हैं, जो असमानता बताई है, साथ ही लैंगिक असमानता का जिक्र किया, सामाजिक असमानता का जिक्र किया, और सरकारी नीतियों को कहां तक जिम्मेदार बताया, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके साथ ही क्या क्या प्रयास कर सकते हैं हम असमानता को कम करने के लिए, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। विंडफॉल टैक्स याद रखना, इनहेरिटेंस टैक्स याद रखना, और सारी व्यवस्थाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जब समाज में, जब देश में असमानता की खाई इतनी गहरी हो जाती है ना, तो एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाता है, जिसको अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी जिसकी पूरी नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उस न्याय की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि न्याय तो हो ही नहीं पाता ना। तो इसलिए इस तरीके की असमानता की प्रवृत्तियों से बचने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने की निश्चित तौर पे जरूरत है, और सरकार को जागना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि जब असमानता बनती है, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो एक लाइन में आपको बतानी कि भूखा व्यक्ति राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होता है। आप भूखा व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो राष्ट्र भजन करेगा? तो आपको कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की भूख को शांत करना पड़ेगा, उसे 2 टाइम की रोटी अवेलेबल करानी पड़ेगी। भाई, इतनी असमानता तो नहीं होनी चाहिए समाज में कि व्यवस्था ही चरमरा जाए। तो उसके लिए सरकार को निश्चित तौर पे बहुत ही शीघ्र और बहुत ही सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको ये पूरी रिपोर्ट समझ में आई। दोस्तों एक बात और जान लेते हैं फटाफट, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल है क्या? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल बेसिकली 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का, इस ऑक्सफैम इंटरनेशनल में 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठन है, ये उनका एक संघ है। और ये जो संघ है, यानी 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का जो एक संघ है, ये 90 से अधिक देशों में भागीदारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। और इस ऑक्सफैम इंटरनेशनल का जो उद्देश्य है वो बेसिकली गरीबी उत्पन्न करने वाले अन्याय को समाप्त करना है। यानी जिन जिन कारणों से गरीबी उत्पन्न हो रही है, उन कारणों की जांच करना है, उनका पता लगाना है, और उन कारणों को समाप्त करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और साथ ही हम कहें ऑक्सफैम जो है ये लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और विकसित बनाने के लिए व्यवहारिक और अभिनव माध्यमों से कार्य करता है। यानी कहीं ना कहीं ये गरीबी से बाहर निकालने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए प्रयास भी करता है, समय समय पे रिपोर्ट्स भी देता है। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सफैम की जो हाल ही की रिपोर्ट है वो भारत के किस अनुच्छेद पर प्रतिहार, एक तरीके से प्रहार करती है। ठीक है, ऑक्सफैम की हाल ही की रिपोर्ट जिसमें आर्थिक असमानता को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाया गया है, वो किस अनुच्छेद पर प्रहार करती है? आर्टिकल 21 पे, आर्टिकल 14 पे, आर्टिकल 15 पे, और आर्टिकल 39C पे, या सभी पे? ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के खुद दिमाग में होने चाहिए और आंसर मुझे आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। दोस्तों होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोस को जानने के लिए या जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, अपना रिव्यू जरूर दें, और आपका कोई सुझाव है तो वो भी अवश्य देने का प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।